Good morning, students. How are you all? I hope all of you well at home. चलिए आज हम अपने हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। लास्ट चैप्टर था हमारा चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर में था कि हम अपने मन के भावों को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, ये हम सब कुछ यूज करते हैं। पर पुराने जमाने में जो हमारे मम्मा पापा के समय या दादा दादी का समय था, उस टाइम में कैसे वो अपने मैसेजेस, अपने संदेश एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे। तो आपने वो चैप्टर को पढ़ा, देखा कि कैसे पत्र लिखे जाते थे, कैसे हर कार्य होते थे जिसको पोस्टमैन बोलते हो, और कैसे पहले महाराजाओं के टाइम में जो मंत्री थे हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। तो फिर उससे पुराने कबूतर भी थे, किस तरह के कबूतर होते थे जो हमारी चिट्ठी को पहुंचाते थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो उसी से ही जुड़ा हुआ है। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जवानी। यानी कि एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है जो कि हमारी चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, पहुंचाता है सबके घरों में। उसका क्या नाम है? एक मेन डाकिये की कहानी को इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले लिखेंगे हम दिनांक। सभी लिख रहे हो डेली? दिनांक क्या है हमारी? 11/8/20। ठीक है। और पाठ है हमारा 7, डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी, यानी कि मुंह से बताई हुई बात। आइए पढ़ते हैं हम इसको। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। यानी कि यहाँ पे आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? पोस्ट ऑफिस का। यानी कि उस समय की बात की गई है, एक दृश्य की बात की गई है। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उस पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाड़ने का काम चल रहा है। सुबह के 10:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप आ रही है। नेक्स्ट। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। यानी कि जिसके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं उसे क्या मिल चुका है? सरकार से पुरस्कार, यानी कि इनाम भी मिल चुका है। यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। यानी कि आपने ये ध्यान रखना है, कुंवर सिंह कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी है। उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। आपके परिवार में कौन कौन है और उनके बारे में कुछ बताइए। यानी कि कंवर सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। वो कौन है, कहां से हैं, क्या क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन है। यानी कि इंटरव्यू चल रहा है, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं। अपने परिवार में कौन, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है।
मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं। ऊपर से आपको पता है कि अगर पहाड़ी एरिया होगा तो वहां पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोई गिर गया है, किसी का पैर फिसल गया है, बारिश बहुत तेज है, पहाड़ टूटकर गिर पड़े हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो उनका कहना यही था कि क्या इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होना अक्सर है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिर ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब चूल्हा जलाने के लिए औरतें लकड़े नीचे लेने जाती हैं तो वो ढलान से वो नीचे कई बार खाई में गिर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते है ही नहीं। जब पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ों से निकल के ही रास्ता बनेगा, बिना पहाड़ों से नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। यानी कि आपने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हरकारे हैं आज भी पहाड़ी इलाकों में किनके संदेश चिट्ठी पत्र पहुंचाने के लिए कौन रखे जाते हैं? सरकारी हरकारे ही रखे जाते हैं, जो कि पहाड़ियों से कूदकर चलते हुए पैदल ही आते जाते और हमारी चिट्ठी को पहुंचाते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन हैं? क्या आपको डाकिये ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूं, जो सामान को पैक करते हैं, जो कहां पहुंचाना है कहां नहीं, ठीक है। पर हूं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। क्या अभी भी आपको ये सब कुछ देना पड़ता है? तो वो क्या कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डाक। सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी कि 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। यानी कि उन्होंने बताया है, आप वैसे तो अभी तो बेटा ये टाइम ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि आपको बाहर नहीं जाना, पर जब ये सब कुछ ठीक होगा तो आपको जरूर आप एक बार जाके ट्राई करना। आपके आसपास जो भी डाक घर पड़ता है उसमें जाना और उसमें देखना कि आपको कौन कौन सी आप टिकटें खरीद सकते हो, कौन कौन सी आप उसमें आप कौन कौन से लेटर ले सकते हो, क्या क्या हो सकता है।
जैसे कि मैंने आपको पुराने चैप्टर में बताया था कि हम कैसे चिट्ठी लिखते हैं, किस साइड क्या मैसेज संदेश किस साइड लिखा जाता है, पता किस साइड लिखा जाता है, पता के नीचे पिन कोड लिखा जाता है। तो ये सब कुछ आप अपने पास के घर के पास जो भी आपके पोस्ट ऑफिस पड़ता है, आप डाकघर पड़ता है, वो वहां जाकर आप देख सकते हो, पर आफ्टर लॉकडाउन, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी आप अपने नेट से देख सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे आपको सब कुछ दिखाई देगा, किस तरह के लेटर्स होते थे, कौन कौन सी टिकटें होती थी, कैसे कैसी टिकटें होती थी, कहाँ के लिए कौन सी टिकट लगती है। तो ये सब कुछ, सभी तरह के पिन कोड मिलेंगे, आपके अपने शहर का पिन कोड क्या है, जहां पे आप पत्र भेजना चाहते हो, आप अपने रिलेटिव्स के शहरों के पिन कोड को भी पता लगा सकते हो बाय गूगल। पर हमने घर से बाहर नहीं जाना है। तो ये चैप्टर का यही है कि जो हमारे भारत की डाक सेवा है, सबसे बड़ी डाक सेवा और सबसे सस्ती डाक सेवा है। तो ये जो हमारे डाक सेवा के बारे में बताया गया है, सरकार से मिला पुरस्कार कुंवर सिंह को, वो इसके बारे में अपनी जुबानी बता रहा है, उसका सेल्फ एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेके उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यानी कि मतलब मैं ऐसा एक आदमी हूं जो ना चाहते हुए भी किसी के खुशी और किसी के दुख में शामिल हो जाता हूं। मतलब अगर मेरे पास किसी के दुख का पत्र है तो मैं उसको देता हुआ बहुत दुख व्यक्त करूंगा कि मैं ये पत्र नहीं देना चाहता, पर फिर भी ना चाहते हुए मैं इस पत्र को आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आपके लिए संदेश लिखा हुआ है, या कोई भी खुशी का, जैसे इसमें बताया गया है कि जो सैनिकों का मनी ऑर्डर आता है, जब वो इतनी खुशी से देने जाते हैं तो वो खुद इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि वो सैनिक ने उसी डाकिए को भेजा हो मनी ऑर्डर, कि उसके घर वाले इतना खुश हो जाते हैं उस मनी ऑर्डर को देख के, उस पैसों को देख के, या उसकी खुशी वहां पे सही सलामत है वो उसके बारे में सुन के। यानी कि वो एक पत्र के सहारे उस घर का एक मेंबर बन जाता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिससे कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, और तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। यानी कि किसी का इंटरव्यू में पास हो गया, नियुक्ति पत्र और किसी के रिजल्ट का पत्र आता है, पहले रिजल्ट पत्र के द्वारा ही आते थे, तो वो लोग बहुत हमें देख के खुश होते हैं कि ये चीज हमारे घर में, ये आदमी हमारे घर में खुशियां लेके आ रहा है। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वो मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं, यानी कि 6 महीने की पेंशन उन्हें इकट्ठी मिलती है और 6 महीने पूरा वो इंतजार करते हैं, किसका, उस डाकिए का जो हमारे घर में पैसे लेके आएगा, खुशियां लेके आएगा। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद ही इकट्ठी दी जाती है। क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। इस चीज को अंडरलाइन करना और ध्यान रखना बेटा कि सबसे पहले उन्होंने कहां से नौकरी शुरू की थी। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में, 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की थी। यानी कि सब जगह उन्होंने बताया, पहले कहां, फिर कहां, फिर कहां। ये आपको सब पता होना चाहिए, लघु प्रश्न उत्तर बनेंगे आपके। उस वक्त उस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे जिले हैं।
इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, तो उसके लिए वो स्पेशल शूज पहनते थे, जूते पहनते थे, वरना स्नो वाइट हो जाती है। यानी कि पैर, आपने कई बार देखा है जैसे हम ज्यादा देर अपने हाथ या पैर पानी में रखते हैं तो हमारी स्किन इकट्ठी हो जाती है, यहाँ से मतलब रिंकल, झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना, पड़ जाती है। आप डाल के देखना, ट्राई करके देखना। तो आप देखो नॉर्मल शूज में हम बर्फ के ऊपर चलेंगे तो उस बर्फ के कारण ही हमारे पैर सिकुड़ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है। एक बीमारी है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं, यानी कि इतनी ज्यादा बुरे हाल हो जाता है पैरों का बर्फ में कि उन्हें गैंग्रीन बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां झड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए उनको स्पेशल शूज पहने जाते हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग किलोमीटर चलना पड़ता है। डाक पहुंचाने के लिए लगभग उसे 10 से 20 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। अगर उधर में 4 गांव भी जाना है तो 5 या 25 किलोमीटर लगा लो कि उनको पैदल चलना पड़ता है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए काफी चलना पड़ता है। पूरे गांव में सिर्फ 7 ही घर होते हैं। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो बस चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिये बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू से जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। उससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई है? एक घटना आपको सुनाता हूं। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया, यानी कि बदली, ट्रांसफर। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। ये बात है 1998 की। 26 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरे 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से नहीं दिखाई देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए प्रशासित पत्र दिया गया, यानी कि प्रशंसा
युक्त पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर हमारा डाकिया कंवर सिंह की जवानी। अपने मुंह से कही हुई उसकी बात, यानी कि वो अपने आप को इतना अच्छा डाकिया उसने साबित भी किया, वो है भी और वो काम कर भी रहा है, परंतु फिर भी वो एक चीज बता रहा है, हमारी डाक सेवा सबसे बड़ी और सबसे सस्ती है, परंतु फिर भी जितना हम काम करते हैं उनकी उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह यानी कि पे उनकी उतनी नहीं है। सरकार को हम दरखास्त ही कर सकते हैं या मतलब एक विश ही कर सकते हैं कि इनकी पे भी बढ़ाई जाए, क्योंकि इनका काम भी ज्यादा है पहाड़ी इलाकों पे चलने फिरने का। और वैसे भी आजकल तो हमारे पास हमारे फोन, ईमेल, ये आजकल के मैसेज पहुंचाने वाले भी बन गए हैं, परंतु फिर भी जहां पर इन लोगों का आज भी यूज करते हैं, इन लोग आज भी ये लोग वहां पर जहां पर काम करते हैं, फिर भी इनको इनके काम की पैसे मिलने चाहिए। इसके बाद हम करेंगे हमारे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।